आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां कल पे लिया था हम लोगों ने विराम। और जैसा कि आपको विदित है कि यूथ कंपटीशन पुस्तक से हम लोग आदिकाल का व्याख्यात्मक हल अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करते हैं और पाठचर्या में देखते हैं आज का अगला प्रश्न। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे रिक्त स्थान कहने से या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो आचार्य शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा दोहा या दूहा। यह शुक्ल जी का कथन है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है? तो सरहपाद को हिंदी का पहला कवि मानने वाले पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो शुक्ल जी ने हिंदी को पहला कवि जो है चंद्रबरदाई को माना है और राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपाद को, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को और राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है। विकल्प भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में नंदुलारे वाजपेयी जी रास से मानते हैं, वहीं रहस्य से मानने वाले कविराज श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल हैं और रासक से मानने वालों में नरोत्तम स्वामी, माता प्रसाद गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासों के आधार पर क्षमा करें, पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर बुलर हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 67। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया होगा राउरवेल को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो राउरवेल ग्रंथ जो है यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। नक्सिक श्रृंगार वर्णन परंपरा यहीं से प्रारंभ होती है और इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। यह एक शिलांकृत कृति है। अक्सर पूछ लेता है कौन सी कृति शिलांकृत है और इसके रचयिता रोड़ा हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य की पहली रचना मानी जाती है और इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। वहीं उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है जिसके लेखक दामोदर शर्मा हैं और रचना काल 12वीं शताब्दी के आसपास है। वहीं परमात्म प्रकाश जोइन द्वारा लिखी गई रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 68 क्या है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कर दीजिए। प्रश्न संख्या 68 में आप जानते हैं विसल देव रासो जो हैं यह नरपति नाल की रचना है और खालिक बारी के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। खालिक बारी के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। इसके बाद भारतेश्वर बाहुबली रास यह शालिभद्र सूर की रचना है और दोहा कोश सरहपाद की रचना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है
की स्थापना दी गई है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता है। तर्क है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इसमें जो है दूसरा विकल्प जो है आर, रीजन तो सही है लेकिन स्थापना इसकी सही नहीं है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होता है के स्थान पे होना चाहिए था कि परिवर्तन होता है, साहित्य के स्वरूप का परिवर्तन होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ ही वहां के साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है, और इसका कारण यह है कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है। गोरखनाथ की साधना पद्धति जो है वह हठ योग साधना पद्धति है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य होता है, ठ का अर्थ चंद्र होता है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभ कर्ता माना जाता है। आगे प्रश्न है कि हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन क्या है। तो हेमचंद द्वारा लिखा गया सिद्ध हेम शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। हेमचंद्र जो हैं वह सोलंकी के राजा, गुजरात के सोलंकी के राजा जय सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबारी कवि थे, और उक्त व्याकरण ग्रंथ यानी सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो है संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा आप लोग। और इनके ग्रंथों में अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन, देसी नाममाला कोश हैं। आगे पाहुण दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है। पाहुण दोहा ग्रंथ का रचनाकार आपको बताना है, और आप जानते हैं कि मुनिराम सिंह जो हैं यह पाहुण दोहा ग्रंथ के रचनाकार हैं। और मुनिराम सिंह को जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि के रूप में जाना जाता है। हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 विक्रमी मानते हैं। मैं हिंदुस्तान का तूती हूं, तो यह कथन किसका है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है हिंदुस्तान का तूती किसे कहा जाता है। तो हिंदुस्तान के तूती के रूप में अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन था। इन्होंने मुकरियां, पहेलियां, खालिक बारी, दो सुखन, गजलें आदि लिखी हैं, और खड़ी बोली का प्रथम कवि भी अमीर खुसरो को माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। देसिल बहना सब जन मिठा, देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार कौन है। तो देसिल बहना सब जन मिठा यह जो है आदिकालीन कवि विद्यापति ने कहा है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। और ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो उसमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली है। अब कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है, जबकि पदावली इनकी मैथिली भाषा में है, और इसी ग्रंथ के आधार पर इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। सारंगधर पद्धति जो है यह एक सुभाषित संग्रह है। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और इस पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। तो अभी ऊपर चर्चा हो रही थी, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है उनकी कृति पदावली के लिए। और उन्हें अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि प्रमुख उपनामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विक्रमी की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुराने हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब आपने चयनित किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। तो बिल्कुल सही जवाब, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही पुरानी हिंदी नामकरण किया था। प्राकृताभास अपभ्रंश को उन्होंने पुरानी हिंदी कहा है। और ये प्रसिद्ध कहानीकार हैं जिनकी 3 कहानियां प्रसिद्ध हैं। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी की, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी की और उसने कहा था 1915 ईस्वी की। अक्सर यहां से प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट तथ्य साथियों याद रखिएगा। आगे, पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? प्रश्न संख्या 78 में पृथ्वीराज रासों में समय आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया 69। तो बिल्कुल सही जवाब। 68 छंद हैं इसमें, ये भी याद रखिएगा। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है और 69 समय हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। बूलर महोदय ने पहली बार कश्मीरी कवि जयानक द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासों को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा जाता है? तो साहित्यिक अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास कहा है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया चित्रावली उस्मान की रचना है। डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1613 ईस्वी में लिखी गई यह रचना अपभ्रंश की रचना नहीं है। अवधी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ है, इसकी भाषा अवधी है। इसके बाद भविष्यत कहा, यह धनपाल की रचना है। पहुम चरियु के रचयिता स्वयंभू हैं और पाहुण दोहा राम सिंह की रचना है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट्ट कहलाती है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट का विकास होता है। आगे, विशुद्ध चरितावली यानी जीवन चरित के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब माधव प्रसाद मिश्र आपने चुना। तो बिल्कुल सही जवाब है। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। ये सुदर्शन और विश्वपारक के भी संपादक रहे हैं। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक होते हैं। भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार रहती है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अबुल हसन उनका मूल नाम था। और
इनकी प्रमुख रचनाओं में खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन और गजलें प्रसिद्ध हैं। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो राजशेखर की उपाधि से अलंकृत इसमें लेखक हैं विद्यापति जी। बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। विद्यापति को तिरहुत के राजा जो हैं शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को जाति कवि की संज्ञा दी है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, और हरिप्रसाद शास्त्री ने उन्हें पंचदेवोपासक कहा है। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर की संज्ञा दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि ने कहा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा, तो इनकी पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। वहीं हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक कहा है, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। और इसके अतिरिक्त अन्य उपाधियों में अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल, यह विद्यापति के अन्य उपाधियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी इंसाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित नाम से भी जानी जाती है, और यह रचना हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है, और इसकी रचना शैली जो है वह हास्य प्रधान है। इसके बाद कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो अभी ऊपर चर्चा हो रही थी, विद्यापति विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति ने जो है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य संस्कृत भाषा में तथा कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट भाषा में, और पदावली गोरक्ष विजय नाटक मैथिली भाषा में लिखा गया है। इसके बाद अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध रचनाकार इसमें कौन है? तो जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन, गजल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा। तो आदिकाल के साहित्य में आश्रयदाताओं की प्रशंसा, सामाजिक चेतना उपेक्षित रही है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, राष्ट्रीय चेतना और धार्मिक चेतना। तो इसमें से आश्रयदाताओं की प्रशंसा, सामाजिक चेतना और धार्मिक चेतना, ये तो तीन चीजें थी उनमें, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, क्योंकि वे जो क्या करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे और अपने ही राजा की प्रशंसा करने में मगन रहते थे। अगला प्रश्न, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो आदिकाल में जो है ज्यादातर काव्य डिंगल पिंगल भाषा में लिखे जाते थे। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। डिंगल भाषा जो होती है वह राजस्थानी के साथ अपभ्रंश का योग होता है, वहीं पिंगल भाषा में ब्रज भाषा के साथ जो है राजस्थानी का योग होता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक जल्लड़ हत दे चली गज्जन नृतकाज, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्तियां जो हैं चंद्रवरदाई की है। उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अपने पुत्र को दे करके उसका कार्य पूरा करने के लिए कहा था, और उस अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का कार्य उनके पुत्र जल्लड़ ने दिया। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, 68 छंदों का प्रयोग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को सुख सुखी का संवाद माना है, और बच्चन सिंह ने लिखा कि यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक काव्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजनीति की महाकाव्यात्मक ट्रेजेडी या त्रासदी है।
अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो है, इसके रचनाकार शालिभद्र सूर्य हैं। रेवंत गिरी के विजय सेन सूर्य हैं। स्थूलभद्र के जो हैं जिनदत्त नहीं, जिन धर्म सूर्य हैं। फिर चंदन वाला रास आसव कवि की रचना है, तो यानी विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनदत्त सूर्य नहीं बल्कि जिन धर्म सूर्य हैं स्थूलभद्र रास के रचनाकार। जिनदत्त सूर्य ने जो है उपदेश रसायन की रचना की है। अगला प्रश्न है कि रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो श्रीधर की रचना है रणमल छंद। यह 70 छंदों में लिखित वीर गीतात्मक काव्य है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा, वहीं मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका और जोइंदु ने परमात्म प्रकाश और योग सार पुस्तकें लिखी हैं। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृताभास हिंदी से क्या अभिप्राय है? तो प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय अपभ्रंश भाषा से है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी में होने लगी थी। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखित रचना है? गोरा बादल के रचनाकार जटमल हैं। जटमल की रचना है। वहीं नरपत नाल द्वारा लिखा गया है बीसल देव रासो, जिसका रचना काल 13वीं शताब्दी, और दलपत विजय द्वारा लिखा गया खुमाण रासो, जिसका रचना काल 9वीं शताब्दी, और पृथ्वीराज रासो लिखा गया है चंद्रबरदाई द्वारा, जिसको पूरा करने का कार्य उनके पुत्र जल्लड़ ने किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। 9 नाथों में नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सराहपा जो हैं सबसे पुराने कवि माने जाते हैं। इनका अन्य नाम सरोज वज्र, राहुल भद्र भी था, और इनकी प्रमुख रचना दोहा कोश है, और दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। इसके बाद खुमाण रासो के रचयिता कौन है? खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है। परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। वहीं नरपति नाल द्वारा लिखा गया बीसल देव रासो है, और चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो भैया कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। जय मयंक जस चंद्रिका यह रचना जो है विद्यापति की नहीं बल्कि मधुकर भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के पहले कवि चंद्रबरदाई हैं, और उनके द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो महाकवि है। महाकवि माना उन्होंने चंद्रबरदाई को, और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद धनपाल ने भविष्यत कहा, और जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। अगला प्रश्न है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। बड़ा आसान सा प्रश्न है। और
नरपति नाल द्वारा लिखा गया बीसल देवरासो, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा है और जयसी का प्रमुख ग्रंथ पद्मावत है। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो जवाब हो जाएगा संयोगिता। और नाथ संप्रदाय में हठ योग क्या होता है? तो नाथ संप्रदाय में ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र होता है और दोनों का योग, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो प्रश्न संख्या 106 में आपने सेलेक्ट कर लिया गोपी चंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। गोपी चंद जो है यह सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है। कुकुरिपा, सरापा और सबरपा ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। इसके बाद राउरवेल किस तरह की रचना है? तो राउरवेल गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। यह एक शिलांकृत कृति है और इसकी रचनाकार रोड़ा कवि हैं। नक्सिक श्रृंगार वर्णन यहीं से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के पहले कवि हैं? तो शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि मानने वाले गणपत चंद्रगुप्त हैं। और अन्य विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं तो राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को माना है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, शिव सिंह सेंगर ने पुंड या पुंड को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अद्दद मान को माना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? आदिकाल से संबंधित इसमें कौन रचनाकार नहीं है? तो प्रश्न संख्या 110 का राइट आंसर आपने गदाधर भट्ट को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। ये जो हैं दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय जो है वह ठीक से तो पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि चैतन्य महाप्रभु के भागवत सुनाया करते थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो इसमें से किस कवि ने रासो ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, जगनिक। क्षमा करें। इसमें गलत है, जगनिक ने जो है परमाल रासो लिखा है। विद्याधर विकल्प इसका सही है। विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है क्योंकि भट्ट केदार द्वारा लिखा गया है। भट्ट केदार, श्रीधर और जगनिक इन्होंने रासो ग्रंथों की रचना की है। भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश है और जगनिक का परमाल रासो है और श्रीधर का रणमल छंद है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंत, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंत, इस पंक्ति के रचनाकार हेमचंद्र हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पंक्तियां हेमचंद्र की थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन है और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देसी नाममाला कोश है।
इसके बाद चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 69 समय 68 छंद है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में माना है। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ए सराहपा को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मोरा जोबना नवेलरा भयो हैं गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे बिरहा यगिन मोही डस जाए। तो यह पंक्तियां किस कवि की हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार मोरा जोबना नवेलरा भयो हैं गुलाल, यह अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देसिल बहना सब्जन मिठा ते तैसन जपवाओ अवट्ठा विद्यापत की पंक्ति है। वहीं प्रेम कथा यही भांत विचार बूझ लेऊं जो बूझे पारहूं, यह मलिक मोहम्मद जैशी की रचना है। और सिद्ध एवं शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 117 का राइट आंसर आपने व्याकरण संबंधी बताया, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। हेमचंद्र की अन्य रचनाओं में काव्यानुशासन शब्दानुशासन है और आचार्य हेमचंद्र ने संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण थे और महापंडित थे, अतः हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। इसके बाद रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है, तो देख लेते हैं। सरापा का समय काल 7वीं शताब्दी, लुइपा का 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत का 10वीं और अद्ददमाण का अब्दुल रहमान का 14वीं शताब्दी है। इसके बाद सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा कथन सही है? सिद्धों से संबंधित शुक्ल जी का इसमें से कौन सा कथन सही है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, यह तो कथन सही है। नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, तो यह कथन जो है गलत है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, यह भी कथन है, क्योंकि शुक्ल जी ने इसे अंतर्गत नहीं माना है। और सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है, तो यह भी कथन इसमें जो है गलत है। तो विकल्प ए और सी ये दोनों विकल्प इसमें सही हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पंडित सल सत बखाणे जेहि बुद्धि बसंत न जाने, यह पंक्ति जो है सराहपा की है। यह पंक्ति सराहपा की है। दूसरी पंक्ति है 12 बरिस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, यह पंक्तियां जो हैं जगनिक की हैं। इसके बाद बड़ कौशल तु राधे कीनल कन्हाई लोचन आधे, तो यह पंक्तियां
विद्यापत की हैं। यह पंक्तियां विद्यापत की हैं। वहीं जाति ओछा पाति ओछा जन्म हमारा, यह पंक्तियां रैदास की हैं। इसके बाद कालक्रम के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सरापा का समय काल, सरापा 769 ईस्वी, वहीं पुष्पदंत 10वीं शताब्दी है इनका, अब्दुल रहमान का 12वीं शताब्दी, हेमचंद्र का भी 12वीं शताब्दी है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके बाद यंद्री का लड़बड़ा, जिभ्या का फूहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ के देश से सच्चा साधक वही है। कौन है? तो इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। तो इसमें जो है गोरखनाथ के अनुसार जो है संयमी हो और वह संयमी के साथ साथ क्या हो? पहला, और इंद्रियों का दमन करने वाला हो, यह भी सही है। जो संयमी हो और इंद्रियों का दमन करने वाला हो, यानी विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों विकल्प इसके सही हैं। विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों विकल्प ही इसके सही हैं। इसमें दिए गए कोट में सही उत्तर क्या बनेगा? तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। आगे, गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रियों का दमन करने वाला हो। इसके बाद सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? तो यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो पुष्पदंत की रचना इसमें से कौन सी रचित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा संदेह है, देख लेते हैं क्या है। यह पुष्पदंत की जो रचनाएं हैं 63 महापुरुष, गुणालंकार, हृदय कुमार चरिव और जसहर चरिव है। और इसके बाद इसमें जो है आपकी रचनाएं जसहर चरिव तो मिल रहा है, इसके अलावा तो कोई रचनाएं मिल नहीं रही हैं। तो भी इस वजह से यह प्रश्न ही गलत आयोग ने मान लिया था। इसके बाद इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो यह जो है कुआं, इसका अर्थ होता है इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। इसके अलावा कुछ प्रमुख पहेलियां उनकी हैं कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका अर्थ आकाश होता है। और एक नार ने अचरज किया, सांप मर पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका अर्थ दीपक होता है। और अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखे तो सूझेगा। इसका अर्थ है दर्पण। इसके बाद इनके द्वारा लिखित
रचनाओं में जो है खलिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन और गजल आदि हैं। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पाठचर्या को कंटिन्यू किया जाए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपके लिए इस पाठचर्या को कंटिन्यू करना है या नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।